नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका यह 8वां पार्ट है। इसमें हम भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन जियोग्राफी। इसमें कल हमने कार्यवाद के बारे में पढ़ा था। अभी जो हमारा नया टॉपिक है वह है आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आदर्शवाद आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद की जो विचारधारा है वह मुख्य विचारधारा है कि मनुष्य के ज्ञान एवं अस्तित्व का स्रोत क्या है? मस्तिष्क है। यानी मनुष्य का जो अस्तित्व है एवं उसके ज्ञान का स्रोत क्या है? मस्तिष्क। मनुष्य के अस्तित्व एवं ज्ञान का स्रोत मस्तिष्क है। यानी मनुष्य ने अब तक जो विकास किया है, मनुष्य ने जितनी चीजें वर्तमान तक प्राप्त की हैं, उन सभी का स्रोत एवं उसके ज्ञान का स्रोत, जितनी जानकारियां मनुष्य ने प्राप्त की हैं अपने आसपास के क्षेत्र से, भूतल से संबंधित जितना भी ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, जो भी जितनी भी जानकारियां मनुष्य ने प्राप्त की हैं, उसका स्रोत क्या है? मस्तिष्क। यानी ज्ञान का आधार। जो आदर्शवादी है वो ज्ञान का आधार किसे मानते हैं? मस्तिष्क को मानते हैं। यानी मनुष्य की मानसिक क्रियाएं या मानसिक गतिविधियां हैं वो मनुष्य के ज्ञान का आधार होती हैं। और मानसिक जो गतिविधियां हैं, मानसिक गतिविधियों पर भौतिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। यानी मानसिक गतिविधियां जो होती हैं, मनुष्य की मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, मनुष्य के द्वारा जो मानसिक गतिविधियां की जाती हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो भौतिक क्रियाएं हैं उनका प्रभाव नहीं होता, ऐसा मानना है आदर्शवादियों का। आदर्शवाद क्या मानता है? मनुष्य के अस्तित्व एवं ज्ञान का स्रोत मस्तिष्क है और मानसिक जो गतिविधियां हैं वो किसी प्रकार से भौतिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होती, भौतिक गतिविधियों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। इसे विचारवाद भी कहा गया है। आदर्शवाद है उसे क्या कहा गया है? विचारवाद। यानी प्रत्येक जो क्रिया है, प्रत्येक जो ज्ञान या जानकारी का स्रोत है वो विचार के माध्यम से प्राप्त किया गया है। ज्ञान का जो आधार है उसे क्या माना गया है? मस्तिष्क को माना गया है। अब आध्यात्मिक आदर्शवाद, यानी आदर्शवाद के क्या है? दो स्वरूप हैं। एक है आध्यात्मिक आदर्शवाद और दूसरा है अनुभवात्मक आदर्शवाद। दो स्वरूप हैं। पहला है आध्यात्मिक आदर्शवाद और दूसरा है अनुभवात्मक आदर्शवाद। तो पहला क्या है? आध्यात्मिक आदर्शवाद है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। यानी आध्यात्मिक आदर्शवाद प्रकृतिवाद और भौतिकवाद के विपरीत क्या मानता है? कि मानसिक गतिविधियों की अपनी वास्तविकता होती है। यह क्या मानता है?
भौतिकवाद एवं प्रकृतिवाद के विपरीत। मानसिक या मस्तिष्क का अपना अस्तित्व है। यानी सबसे ज्यादा जो बल है वो किस पर दिया गया है? मस्तिष्क पर। यानी भौतिकवादी और प्रकृतिवादी प्रकृति पर और भौतिक विषयों पर ज्यादा बल देते हैं। वहीं आदर्शवाद जो है या आध्यात्मिक आदर्शवाद जो है वह क्या कहता है कि भौतिकवाद प्रकृतिवाद इनके विपरीत जो मानसिक या मस्तिष्क का अस्तित्व है वह मुख्य है। यानी मस्तिष्क का अपना अस्तित्व मानता है जो कि क्या है? भौतिक वस्तुओं के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यानी मस्तिष्क का जो अस्तित्व है वह भौतिक वस्तुओं के द्वारा नियंत्रित नहीं है। इसके ऊपर भौतिक, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा अभी कि मस्तिष्क है उसकी गतिविधियों पर भौतिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह भौतिकवाद एवं प्रकृतिवाद के विपरीत मस्तिष्क को का अस्तित्व अलग मानता है, मस्तिष्क को ही सर्वोपरि मानता है। यानी संसार को मस्तिष्क के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब अनुभवात्मक आदर्शवाद। अनुभवात्मक आदर्शवाद क्या कहता है कि विचारों के द्वारा विश्व का केवल परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी पूर्व स्थित विचार जो हैं उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? केवल विश्व का परोक्ष ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक ज्ञान है वो किससे मिलेगा? वो मस्तिष्क से। यानी विचार के अनुसार क्या होता है? केवल परोक्ष ज्ञान या परोक्ष जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। यानी विश्व का जो समस्त ज्ञान है वो किसके ऊपर आधारित होगा? वो आत्मप्रक होगा। विश्व का समस्त ज्ञान आत्मप्रक होगा। यानी हमने किसी विचार के आधार पर किसी चीज के बारे में जो जानकारी प्राप्त की वह कैसी है? परोक्ष है। हमने विचार किया या विचार को पढ़ा, उसके हिसाब से क्या है? अपनी जो विचार थे उसके ऊपर आधारित अपनी जो थिंकिंग थी उसको बता दिया। लेकिन समस्त ज्ञान है वो कैसा होगा? अनुभवात्मक होगा। कैसा होगा? आत्मप्रक होगा। यानी जब तक उस चीज को हम महसूस नहीं करेंगे उन परिस्थितियों में जाकर के जिसमें यह घटित हुई है, तब तक हम उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आत्मप्रक और अनुभव आधारित होता है और मानसिक निर्माण एवं विचारों को सम्मिलित किया जाता है। यानी हमने आत्मप्रक ज्ञान प्राप्त किया और किस प्रकार फिर उसमें हमारे मस्तिष्क में विचारों का निर्माण हुआ। मानसिक निर्माण। तो जो चीजें हमने पढ़ी, जिस भी चीज के बारे में हमने पढ़ा, जैसे प्राचीन किसी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य द्वार होता था घर का, उसके माध्यम से भीतर का जो होता है यानी जिसको हम आंगन बोलते हैं उसको नहीं देखा जा सकता था। तो अब ऐसे दरवाजे क्यों बनाए जाते थे उसको कैसे समझा जा सकता है? आदर्शवादी ये मानते हैं कि हम उस परिस्थिति में खुद को लेकर के जाएं, उस काल में खुद को लेकर के जाएं और महसूस करें कि क्या कारण रहा होगा इसके पीछे, तो हम समझ सकते हैं। यानी अनुभव कर सकते हैं फिर कि किस प्रकार से वहां पर इस प्रकार के दरवाजे बनाए जाते थे। यानी हो सकता है वो लोग अपना जो प्राइवेसी है उसको ज्यादा महत्व देते हों, इसलिए क्या है उन्होंने इस प्रकार के दरवाजे बनाए हों। तो इस प्रकार क्या है, आदर्शवाद क्या कहता है? दो प्रकार का हो गया। आध्यात्मिक जो कि भौतिक वस्तुओं
से मस्तिष्क को अप्रभावित मानता है। दूसरा अनुभवात्मक, यानी विचारों के द्वारा विश्व का केवल प्रोक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। समस्त ज्ञान जो है वो आत्मप्रक या अनुभव पर आधारित होता है, जिससे हम एक विशेष प्रकार की मानसिक रचना का निर्माण करते हैं। अब यह आदर्शवाद क्या मानता है कि ऐसा कोई भी यथार्थ विश्व नहीं है, ऐसा कोई भी यथार्थ विश्व नहीं है जिसे क्या है मानसिक स्वतंत्रता के बिना समझा जा सके। ऐसा कोई यथार्थ विश्व नहीं है जिसे मानसिक स्वतंत्रता के बिना समझा जा सके। यानी वास्तविक विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मानसिक स्वतंत्रता के बिना समझा जा सकता हो। यानी पूर्व विचारों पर आधारित अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो उसी कंडीशन में जाना पड़ेगा। यथार्थ विश्व ऐसा नहीं है जिसे मानसिक स्वतंत्रता के बिना समझा जा सके। यानी मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर के हम किसी चीज के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या है उसको समझ सकेंगे। अब आदर्शवादी क्या मानते हैं, जो मानवीय क्रियाएं होती हैं और उनके जो परिणाम होते हैं उनको पुनर्चिंतन के द्वारा समझा जा सकता है। मानवीय क्रियाओं और उनके परिणामों को पुनर्चिंतन द्वारा समझा जा सकता है। यानी मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, अब पूर्व काल में जितनी भी क्रियाएं मानव के द्वारा की गई हैं, अब उनके बारे में हमें समझना है, उनके बारे में हमें जानना है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं, उनके बारे में अगर हम जानना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पुनर्चिंतन, रीथिंकिंग हमें करनी पड़ेगी। रीथिंकिंग, पुनर्चिंतन हमें करना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज के बारे में हमने, जैसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उदाहरण दिया कि किसी भी चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति या इस प्रकार की घटना क्यों हुई और उसके पीछे क्या परिणाम थे, उसके क्या परिणाम रहे, तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या है, हमें पुनर्चिंतन करना पड़ेगा, रीथिंकिंग करना पड़ेगा। पुनर्चिंतन अर्थात उसी प्रकार की परिस्थिति में स्वयं को डाल करके उसके बारे में जानना। जब तक हम स्वयं उस परिस्थिति में नहीं जाएंगे, उस परिस्थिति के बारे में खुद को अवगत करवाते हुए उसमें खुद को नहीं डालेंगे, तब तक हम उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह जो पद्धति है इसको वर्ष-टेहन पद्धति कहा जाता है। यानी पुनर्चिंतन की जो पद्धति है उसको क्या कहा जाता है, वर्ष-टेहन पद्धति। इस पद्धति को क्या कहा जाता है, वर्ष-टेहन। यानी किसी भी परिस्थिति के बारे में हमें अगर जानना है, जैसे घटनाओं का भागीदारी पूर्ण निरीक्षण करती है, वर्ष-टेहन पद्धति क्या करती है, घटनाओं का भागीदारी पूर्ण निरीक्षण या परीक्षण।
यानी कोई भी घटना हुई उसमें स्वयं को भागीदार मानते हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। घटनाओं का भागीदारीपूर्ण निरीक्षण या परीक्षण इसको कह सकते हैं। इसलिए क्या है, भूगोलवेता है, अगर वह किसी भी परिस्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस प्रकार होना पड़ेगा, भूगोलवेता को सहानुभूतिपूर्ण होना। अब जैसे किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं कि बाढ़ आती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों आती है, उसके परिणाम क्या होते हैं। अब आदर्शवाद उस विषय में किस चीज का अध्ययन करेगा कि मानव के ऊपर उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, मानव को उसने किस प्रकार प्रभावित किया। तो उस बाढ़ क्षेत्र के बारे में हमें अगर जानना है तो हमें उस क्षेत्र के प्रति सहानुभूति पूर्ण होना पड़ेगा, यह आदर्शवाद का मानना है। यानी घटनाओं में खुद की भागीदारी अगर हम रखेंगे, यानी खुद को उस बाढ़ क्षेत्र से संबंधित मान करके उस क्षेत्र से खुद को संबंधित करते हुए उन परिस्थितियों में खुद को ढालते हुए अगर हम अध्ययन करेंगे तो वह परिस्थिति क्या, वह पद्धति क्या कहलाती है, वर्षटेहन पद्धति कहलाती है। यानी उन परिस्थितियों में खुद को डाल करके पुनः उनके बारे में सोचना, दोबारा उनके बारे में ही सोचना। जो यह पद्धति जो क्या है, प्राकृतिक विज्ञान की जो परंपरागत या सैद्धांतिक विधियां होती हैं उनसे क्या है, भिन्न है। यानी उसमें क्या होता है, भौतिक चीजों पर ज्यादा बल दिया जाता है, भौतिक परिस्थितियों पर ज्यादा बल दिया जाता है, लेकिन इसमें पूर्व घटित घटनाओं में स्वयं को भागीदार मानते हुए क्या है, अध्ययन किया जाता है। अब गुवेल के नाम के जो एक विद्वान हुए थे, गुवेल के, उन्होंने आदर्शवाद के बारे में या आदर्शवाद को किस प्रकार परिभाषित किया। गुवेल्के का क्या मानना था कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन करके परिवर्तन को स्पष्ट करना, मानव मस्तिष्क का अध्ययन करके मानव मस्तिष्क का अध्ययन करके परिवर्तन को स्पष्ट करना। मानव मस्तिष्क का अध्ययन, यहां पर भी क्या है, पुनर्विचार या रीथिंकिंग, यानी दोबारा उसी परिस्थिति के बारे में सोचना। किसी भी क्षेत्र विशेष में कृषि पद्धतियों का विकास कैसे हुआ, किसी क्षेत्र में कृषि पद्धतियों का है वो विकास किस प्रकार से हुआ है और उसके क्या क्या परिणाम रहे, तो उस कंडीशन में हमें उस परिस्थिति में खुद को ले जाना पड़ेगा कि मानव मस्तिष्क में उस समय क्या विचार चल रहे थे उस चीज को लेकर के जब उसका विकास हुआ। यानी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, पुनर्विचार करना पड़ेगा। गुवेल्के क्या कहते हैं, मानव मस्तिष्क का अध्ययन करके परिवर्तन स्पष्ट करना, कि उस समय की जो मानव की थिंकिंग थी, मानव के मस्तिष्क में जो विचार थे उसके बारे में सोचना होगा, उसको जो अध्ययन करके परिवर्तन जो हुआ, यानी वो परिस्थिति थी पहले प्रारंभ में कृषि कैसे प्रारंभ हुई, उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, किस प्रकार की फसलें और किस पद्धति से बोई जाती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ से विचार प्रारंभ करना पड़ेगा कि जैसे हमें कृषि का प्रारंभ करने वाले युग में एक प्रकार से अपने आप को डालना पड़ेगा और उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। उससे हम क्या सीखेंगे कि यह जो परिस्थिति है यह किस प्रकार से विकसित हुई है, यानी पुनर्विचार, रीथिंकिंग। आदर्शवाद है वो किस पर आधारित है, मस्तिष्क की पुनर्विचार की जो क्षमता है, पुनर्विचार की जो क्रिया है उस पर आधारित है। अब मनुष्य अपने आसपास के स्थान को अपनी समझ के आधार पर विकसित करता है। आदर्शवाद क्या कहता है कि मनुष्य अपने आसपास का जो स्थान है
उसको अपनी समझ के आधार पर विकसित करता है। मनुष्य अपने आसपास के स्थान को अपनी समझ के आधार पर यानी मनुष्य के आसपास का जो स्थान है, जैसे हम जिस जगह पर रहते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसका विकास अपने आसपास के स्थान को अपनी समझ, यानी जैसी हमारी थिंकिंग है उसके बारे में भी हम इस चीज को ऐसे काम में ले सकते हैं, उसी आधार पर क्या है वो अपने आसपास के क्षेत्र का विकास करता है। अब जैसे वोन थ्यूनेन का कृषि संबंधी सिद्धांत जो कि पिछले वर्ष हमने पढ़ा था, अब उसमें उसने कृषि की विभिन्न पेटियां विकसित कर दी, अपने आसपास के स्थान की समझ के अनुसार उसने विकसित की थी भी। जैसे बाजार के जो निकट पेटी स्थित होगी, यानी पहले एकांत क्षेत्र उसने माना भी एकांत क्षेत्र होना चाहिए, एक ही बाजार होना चाहिए, एक नदी भी होनी चाहिए, परिवहन का साधन है, घोड़ा गाड़ी होना चाहिए। तो उसने ये पहले से अपने आसपास के क्षेत्र के हिसाब से कुछ उसने सिद्धांत विकसित कर लिए, मान्यताएं विकसित कर ली, और उसके आधार पर उसने क्या किया, उसके आधार पर उसने पहली पेटी में फल एवं सब्जियां बोई जाएंगी, दूध का जो उत्पादन का कार्य है वो किया जाएगा, फिर अन्न उत्पादन किया जाएगा, जो दूसरी पेटी काष्ठ संबंधित होगी क्योंकि ईंधन काष्ठ को ईंधन का मुख्य स्रोत माना। तो इस प्रकार उसने क्या है, अपने आसपास का जो क्षेत्र था उसको अपनी समझ के आधार पर उस पेटी को उसने विकसित कर दिया था। तो मनुष्य है वो अपनी समझ के अनुसार ही अपने आसपास के क्षेत्र को विकसित करता है, ऐसा मानना है आदर्शवाद या आइडियलिज्म का। अब एक संस्कृति में जो जन्म लिया हुआ जो व्यक्ति है उसको दूसरी संस्कृति है उसको समझने में समस्या उत्पन्न होती है। अब एक संस्कृति से संबंधित जो व्यक्ति होगा एक संस्कृति में जन्मा व्यक्ति दूसरी संस्कृति को नहीं समझ पाता। आदर्शवादियों का क्या मानना है कि अपनी समझ के आधार पर क्षेत्र को विकसित करता है अपने आसपास के, तो यानी एक संस्कृति में जन्मा व्यक्ति दूसरी संस्कृति को नहीं समझ पाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति उत्तर भारत में जन्मा है, तो उसके लिए दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वह उसके लिए क्या होगी, थोड़ी मुश्किल होगी उसको समझना। ऐसा नहीं है कि वह समझ नहीं पाता, लेकिन उसको क्या है उसमें समय लगेगा, क्योंकि वह अपनी समझ के आधार पर अपने आसपास के क्षेत्र को उसने विकसित किया है। तो वह संस्कृति तो उसकी हुई, तो उसको आसानी से समझ सकता है उत्तर भारत की संस्कृति के बारे में। लेकिन दक्षिण भारत में जाएगा तो वहाँ की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, भाषा वगैरह है, वो सारी चीजें उसको समझने में समय लगेगा। तो एक व्यक्ति जो एक संस्कृति विशेष में जन्मा है उसके लिए दूसरी संस्कृति विशेष है उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब जैसे किसी क्षेत्र विशेष में फसल उत्पादन है, कृषि की विधियां हैं, किसी क्षेत्र में फसल उत्पादन, कृषि पद्धति, अब ये मनुष्य की क्षेत्रीय समझ के आधार पर विकसित हुई है। यानी अपने क्षेत्र विशेष के बारे में सोच करके उसने क्या है, अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर फसल उत्पादन, कृषि की पद्धति का विकास किया है। यानी
उसमें उसकी जो उस समय मानसिकता थी उसके आधार पर, यानी ये तर्कसंगत रूप में क्रियान्वित है। किस प्रकार क्रियान्वित है? तर्कसंगत रूप में, यानी अपनी समझ के आधार पर उसने पूरे क्षेत्र में अपनी पद्धतियां विकसित कर दी। अब अगर हम उस प्रदेश की कृषि पद्धतियों और फसल उत्पादन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आदर्शवाद क्या कहता है? हमें उसके ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा, रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। पुनर्विचार अगर हम उस पर करेंगे तो हमें क्या है, उस फसल उत्पादन पद्धति, कृषि उत्पादन पद्धति और फसल उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, उस वहां की क्षेत्र की फसलें कैसी हैं, आवास का निर्माण कैसे हुआ है। अब जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे आपने देखा है फसल उत्पादन की पद्धतियां, कृषि पद्धति और आवास, ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसी जलवायु होगी, जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, अब जैसे उस वहां के मनुष्य की क्षेत्रीय समझ होगी, उसके आधार पर उसकी फसल उत्पादन की क्रिया है वह होगी, कृषि पद्धतियां होंगी, आवास का निर्माण होगा। अब क्षेत्र विशेष में ये चीजें क्या होती हैं? अलग अलग, यानी क्षेत्रीय समझ के अनुसार मनुष्य ने अपनी क्षेत्रीय समझ के अनुसार अपने क्षेत्र विशेष में अलग अलग पद्धतियों और अलग आवास निर्माण की जो पद्धतियां हैं उनका विकास किया है। तो अब उसको जानना है हमें कि उस क्षेत्र विशेष में, जैसे शीत प्रदेश में मकानों के जो प्रकार हैं वो अलग होते हैं, शीतोष्ण अलग, उष्ण प्रदेश जो है वो अलग, शुष्क प्रदेश होंगे उनमें अलग होंगी, कृषि पद्धतियां भी अलग होंगी। कहीं पर अति अधिक आर्द्रता वाली फसलें बोई जाती हैं, जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। कहीं पर कम वर्षा होती है तो थोड़ी कम नमी की आवश्यकता वाली फसलें बोई जाती हैं, और कहीं पर शुष्कता को सहन करने वाली फसलें, यानी जहाँ शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वर्षा कम होती है, वहाँ पर शुष्कता को सहन करने वाली फसलें बोई जाती हैं। अलग अलग क्रियाएं भी विकसित हुई हैं। अब शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य के द्वारा, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें पशुचारण का कार्य किया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में कृषि, पठारी क्षेत्रों में खनन का कार्य है। तो मनुष्य की क्षेत्रीय समझ और संसाधन उपलब्धता के आधार पर क्या है, अलग अलग जो भूदर्शे हैं वो विकसित हुए हैं, सांस्कृतिक भूदर्शे हैं वो विकसित हुए हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए हमें उस क्षेत्र विशेष के मनुष्य के अनुसार विचार करना पड़ेगा, यानी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी पुनर्विचार के द्वारा, यानी उसी कंडीशन में जाकर के हम उस चीज के बारे में दोबारा से समझ सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे जब लोग कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, घर बनाते हैं, आवागमन भी करते हैं, संसाधनों का दोहन भी करते हैं, और उनके जो कार्य हैं, उनके जो विवेकपूर्ण विचार हैं, उनके परिणाम होते हैं, वहाँ की जो नई जो भूदर्शे विकसित होते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से इन्हें क्या है, पुनर्पद्धति के आधार पर समझा जा सकता है, पुनर्विचार के आधार पर समझा जा सकता है। ऐसा क्या है, आदर्शवादियों का मानना है। तो आदर्शवाद क्या है, विशेषतः मस्तिष्क की जो पुनर्विचार की प्रक्रिया है उस पर ज्यादा बल देता है। अब जैसे आदर्शवादी जो है वो लोगों की भावना और उद्देश्य की विवेचना नहीं करता, जबकि औचित्य को स्थापित करता है, यानी औचित्य पर ज्यादा बल देता है। मानवीय भावनाओं की तुलना में औचित्य स्थापन पर अधिक बल। अब जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है, कहीं ज्वालामुखी उद्गार होता है, कहीं पर क्या है कोई और दुर्घटना हो जाती है, तो इनके कारणों की जो व्याख्या है वह क्या है, आदर्शवाद नहीं करता। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है कि इन घटनाओं का मानव पर क्या औचित्य है, मानव के लिए क्या औचित्य है, उसका अध्ययन ये करता है, यानी भावनात्मक अध्ययन नहीं करता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को लोग छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के क्यों नहीं बसते, या बाढ़ आने पर उनके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, नहीं, उनका न करके ये औचित्य स्थापन कर रहा है मानवीय संबंध में।
यानी वहाँ के जो लोग हैं वो छोड़ करके नहीं जा रहे उस क्षेत्र को, वहाँ क्यों रह रहे हैं। अब इनका लक्ष्य क्या होगा, मानव हेतु महत्व को समझना, मानव के लिए उस चीज़ का क्या महत्व है, औचित्य क्या है, उसको समझने का कार्य करता है आदर्शवाद। अब आदर्शवादी क्या कहते हैं कि मानवीय निर्णयों से प्रभावित जो घटनाओं की व्याख्या है, मानवीय निर्णयों से प्रभावित जो घटनाएं हैं, मानवीय निर्णयों से प्रभावित घटनाओं की व्याख्या मानवीय विवेक के आधार पर होनी चाहिए। यानी मानव ये जो निर्णय है और उनसे जो प्रभावित हुई हैं जो चीजें, तो उनके ऊपर क्या है, उनको समझने के लिए हम मानवीय विवेक का प्रयोग करते हैं। मानवीय विवेक अर्थात उस घटना जो मनुष्य के द्वारा जो निर्णय हुए और उससे जो प्रभावित हुई हैं घटनाएं, उसको हम किससे समझ रहे हैं, पुनर्विचार से। यानी मानव के जो निर्णय उस समय जो थे वो किस आधार पर मानव ने निर्णय लिए थे और उससे जो घटनाएं प्रभावित हुई, तो वो उस समय के आधार पर हमें अध्ययन करना है, ना कि वर्तमान में उसका क्या प्रभाव चल रहा है, वर्तमान में उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में जानना। अब जो भूगोल में इसका विशेषतः क्या प्रभाव है कि आदर्शवाद है वो प्रादेशिक अध्ययन के लिए या प्रादेशिक भूगोल के लिए उपयोगी है। आदर्शवाद प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में उपयोगी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्षेत्रीय समझ के आधार पर क्या है, आदर्शवादी है वो क्षेत्र विशेष का अलग से अध्ययन करते हैं। अब क्षेत्रीय समझ के आधार पर करेंगे तो अलग इसका वर्गीकरण जो है वो अलग अलग प्रदेशों में किया जा सकेगा। यानी क्षेत्र विशेष के लोगों की समझ के आधार पर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, तो इससे क्या है, प्रादेशिक भूगोल को जो प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु भी क्या होती है कि एक इकाई को विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके उसका अध्ययन करना। अब जैसे प्रदेशों का वर्गीकरण क्या है, समान संस्कृति या समान जो समरूपता के आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी क्षेत्र विशेष में कोई सांस्कृतिक या भौतिक समरूपता होती है, उसी के आधार पर प्रदेशों का